हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग का जो है ना क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है ना। और इस कोर्स के अंतर्गत उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पूरा तैयारी करवाया जा रहा है कि नहीं बात, है ना। तो वैसे विद्यार्थी जिनका एग्जाम 2027 में है वो इस चैनल के माध्यम से है ना वो अपना तैयारी कर सकते हैं। और अगर इस चैनल के माध्यम से वो अपना तैयारी करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो कि 12th क्लास में सबसे टफ मानी जाती है उसका टेंशन भूल जाएं। बस आप इस चैनल के साथ जुड़िए, है ना। यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उस कंटेंट को आप देखिए, है ना, उसका नोट्स बनाइए और उस चीज को बार बार रिवाइज कीजिए। आपका तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो अभी तक अगर आप लेक्चर देखते आए होंगे तो आपको ये बात का अनुमान लग भी गया होगा कि आपको कंटेंट किस लेवल का प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं, है ना, पीछे के वीडियो लेक्चर के ना देखे हैं आप लोग, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप पहले जाकर के उस लेक्चर को देखिए, तब यहाँ पे आइए, तब चीजें बेहतरीन समझ में आएगी, ठीक है। तो आज जो है ना, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना, केमिस्ट्री का। अब तक हम लोगों ने टोटल हमने 7 लेक्चर कवर कर लिया है ना। आज उसका 8वां लेक्चर है ना। और उन 7 लेक्चरों में हमने बहुत कुछ जाना है। केमिस्ट्री के अपने फर्स्ट अध्याय को हम लोगों ने शुरू किया था, है ना, जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है ना। आज उसके आगे की चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी। तो पिछले लास्ट क्लास में हमने डिस्कस जो किया था, हमने डिस्कस किया था आयनिक ठोस के बारे में, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। और क्रिस्टलीय ठोस को मुख्यतः कई वर्गों में, 4 वर्गों में विभाजित किया गया, बांटा गया, जिसमें से सबसे पहला था आयनिक ठोस पढ़े अपन। आज दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ससंयोजी ठोस, है ना। और उसके बाद पढ़ेंगे आणविक ठोस और उसके बाद पढ़ेंगे अपन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आणविक ठोस के बाद पढ़ेंगे धात्विक ठोस। तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, आप प्लीज आराम से देखिए, चीजों को समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तब आपको चीजें समझ में आएगी, है ना। अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं और अगर आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं तो आप जल्दी से अपना कॉपी और पेन निकालिए, है ना, आराम से, है ना। और सिर्फ मैं, हम और आप, है ना, हम चीजों को पूरा समझा रहे हैं, आप उस चीज को नोट डाउन कीजिए, तब जाके चीजें आपकी बेहतरीन होती चली जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और हम लोग का जो लेक्चर है आज क्या रहने वाला है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ससंयोजी ठोस के बारे में, है ना। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, है ना। हम लोग का जो अध्याय चल रहा था, क्या चल रहा था, ठोस अवस्था, है ना। अध्याय का अगर नाम हम लिखना चाहें तो थोड़ा सा लिख भी देते हैं, हालांकि हमको पहले लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं। क्या, ठोस अवस्था। हम लोग का एक चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है सॉलिड स्टेट, है ना। इंग्लिश में इसको क्या कहता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। अध्याय क्या है, अध्याय फर्स्ट है। तो आप चिंता ना करें, ज्यादा अगर आप नए भी हैं ना तो आपको ज्यादा चीजें नहीं छूटी हैं, आप अभी से भी तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज ज्यादा देर ना करते हुए अपने लेक्चर को अगर शुरू करें, हम लोग का जो चल रहा था टॉपिक, हम लोग का चल रहा था क्या, ठोस का वर्गीकरण। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था भाई, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, हमारा यही चैप्टर चल रहा था, है ना। और क्रिस्टलीय ठोस को किसके आधार पर, उसके अवयवी कणों के आधार पर कुल 4 वर्गों में बांटा गया था, है ना। उसको भी लिख देते हैं, फिर अपन धीरे से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं अपन कि क्रिस्टलीय ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को, है ना, उसके अवयवी कणों, उसके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, उसके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर
आधार पर कुल 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। ठीक है जी। कौन कौन सा वर्ग है जी? तो इसमें सबसे पहला जो है, सबसे फर्स्ट जो है इसमें क्या था, सबसे फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने थे वो क्या थे? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। सेकंड जो हमारा था क्या था? सहसंयोजी। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तीसरा जो हमारा था वो क्या था? आणविक क्रिस्टलीय ठोस। और जो लास्ट था हमारा वो था क्या? धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो बात किया था, लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर कर लिए थे, बढ़िया से कवर कर लिए थे। ठीक है, बेहतरीन अंदाज में। तो आज सेकंड हम कवर करने वाले हैं सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, समझ में आ रहा चीजें? तो आप लोग जल्दी से आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, और इसी पर आज पूरा चर्चा चलने वाला है। ठीक है, और मस्त समझ में भी आएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। इसी को आज कवर करने वाले हैं। किसको बोलते हैं सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस? कोई है जो बताएंगे? तो सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सहसंयोजी, और आप लोग अगर पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, है ना, या क्लास 11 में भी हल्का फुल्का पढ़े होंगे, तो आप इस बात को जानते होंगे, एक होता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध का निर्माण कब होता है भाई? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध, है ना। तो जिस भी ठोस में सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है, जो भी ठोस है आपके पास, जो भी क्रिस्टलीय ठोस, और अगर उस क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के बीच अगर सहसंयोजी बंध है, तो वैसे ठोस को अपन क्या बोलेंगे? सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। सिंपल बात है। और सहसंयोजी बंध बनता कहाँ था? तो आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब शुरुआती होता है, तो वहां पे जो कार्बन होता है, कार्बन जो है ना, कौन बंध बनाता है भाई? सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन दान पुण्य नहीं करता कार्बन, है ना। तो कार्बन का जो भी कंपाउंड बनता है, कार्बन का जो भी खास करके हीरा ग्रेफाइट वगैरह जो चीजें होती हैं, है ना, उसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है? सहसंयोजी बंध काम करता है। तो जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कैसे? वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कणों के बीच क्या होता है? सहसंयोजी बंध क्रियाशील होता है, या फिर जिनके अवयवी कण सहसंयोजी बंध द्वारा एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है? बाकी सहसंयोजी बंध को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अभी डिफिनेशन लिखते हैं। तो सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलेंगे? वैसा क्रिस्टलीय ठोस। सिंपल, वैसा क्रिस्टलीय ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण सहसंयोजी बंध द्वारा, है ना, जालक के रूप में, या फिर सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे भी लिख लीजिए, सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में
आपस में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसे ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसे ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। सिंपल बात है। तो जिस भी ठोस का व्यवीकरण ससंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है उसको बोलते हैं ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है चीजें? अच्छा, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होगी और बेहतरीन आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अपन। अगर आपसे पूछ देगा कि ठीक है ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस समझ तो गए, इसका आप उदाहरण बताइए, इसका उदाहरण बताइए कि क्या है इसका उदाहरण, किसको बोलेंगे? एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहला तो हीरा, नाम जानते होंगे आप लोग। तो हीरा में जितने भी, हीरा क्या है? कार्बन का एक अपरूप है ना। और हीरा में जितने भी कार्बन होते हैं वो आपस में ससंयोजी बंध द्वारा ही जुड़े होते हैं, है ना। साथ साथ ग्रेफाइट में भी वैसा ही होता है, ठीक है ना। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस का, वह हीरा, ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट, है ना। इसके अलावा क्वार्ज भी होता है। क्या होता है? क्वार्ज, क्वार्ज, है ना, क्वार्ज उस भी होता है। क्वार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे अगर लिख दें तो यह होता है SiO2 होता है ना। क्लियर? क्वार्ज। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो चीजें हैं क्या है? ये आता है कौन में? ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक टर्म आया था, इसको समझाते चलेंगे कि सर यहाँ पे ससंयोजी बंध क्या होता है। तो थोड़ा सा अगर बताएं हम आपको ससंयोजी बंध के बारे में। देखिए चीजों को हम पूरा एकदम डिटेल में एनालिसिस कर चलेंगे ताकि आपको डाउट ना हो। ससंयोजी बंध मतलब, सिंपल बात बोले तो जिस बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से हो, है ना। तो जो ससंयोजी बंध होता है, तो इस बंध का जो निर्माण है, इस बंध का निर्माण, इस बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है। साझेदारी से होता है। ठीक है जी। अच्छा, सही है। कह रहे हैं कौन सा है भाई, कैसे बताइए थोड़ा सा। हाँ तो समझते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसमें देखें हम, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बन है, और जैसा कि आपको पता है कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को तो बॉन्ड बनाना है, जो स्टेबल होना है कि बात। तो कार्बन को बॉन्ड बनाना है तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में तो 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कार्बन को स्टेबल होने के लिए, अपना जीवन खुशहाल बनाने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो भाई कार्बन कहता है 4 को और किधर से लेवल जाए भाई। तो हाइड्रोजन कहता है कि भाई टेंशन मत ले, हम देते हैं 4 को तुमको। एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन इधर से आता है, एक हाइड्रोजन इधर से आता है, और एक हाइड्रोजन इधर से आता है। और चारों हाइड्रोजन क्या करते हैं? एक को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कार्बन को। और जैसे इलेक्ट्रॉन देते हैं चारों हाइड्रोजन, तो इस तरह से कार्बन का तो हो गया 8 को, ये अपने जीवन में सुखी। कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन भी भाई सुखी हो गया। हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और जैसे ही हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बन गया किसके जैसा? हीलियम के जैसा। जीवन में भी क्या हो गया? सुखी हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, है ना। इस तरह से क्या हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच समझौता हुआ। ना तो कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दिया और ना तो हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया कोई नहीं। दोनों इलेक्ट्रॉन को रखा, यहां रखते हैं अपन, और इससे तुम्हारा भी काम चल जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा। समझ में आ रहा चीजें? तो यहां पे जो
यहां पे क्या हुआ ना, यहां पे क्या हुआ, यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। क्या क्या इलेक्ट्रॉन का, एक एक इलेक्ट्रॉन का, देखिए यहाँ पे है ना, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से एक बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड, है ना। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रख करके और साझेदारी कर लिया है, ठीक है ना। और दोनों अपने जीवन में क्या हो गया, सुखी हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, अब समझे, ऐसा कुछ हुआ। तो यहां पे जो बॉन्ड बना, यहां पे जो बॉन्ड बना, यहां पे जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड यहां पे बना है, ये सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ये कौन बॉन्ड है, एक ही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से हुआ है ना। तो यह सिंगल बॉन्ड, लेकिन सिंगल बॉन्ड में भी क्या है भाई, तो यह सहसंयोजी बंध है। क्यों है सहसंयोजी भाई, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, साझेदारी हुआ है। तो ये कौन बॉन्ड है जी, तो यह सहसंयोजी बंध। कौन बंध है, सहसंयोजी। इसका लिख देते हैं नाम हम, ताकि आपको चीजें स्मरण रहे। ये क्या है, एक बंध है, कौन बंध है, सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध है। सही है चीजें, यही तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी ऐसा होता है, देन लेने वाला काम नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है यहाँ पे, ना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पे दोनों क्या हुआ है, दोनों में समझौता हुआ कि हम एक इलेक्ट्रॉन रखी तो तू भी रख, इससे तुम्हारा भी काम चल जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा। तो ये साझेदारी वाला है। और इस प्रकार जब कोई बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और जो सहसंयोजी क्रिस्टल होते हैं उसमें यही बॉन्ड पाया जाता है। मतलब सहसंयोजी क्रिस्टल जो होते हैं उसमें क्या होता है ना, उसमें जो अवयवी कण आपस में जो जुड़े रहते हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ होता है। किसका साझेदारी, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ होता है, और उसी साझेदारी से एक बॉन्ड बनता है सहसंयोजी बंध, और उसी के जरिए वो रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। क्लियर है चीजें, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अब इसका एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, एग्जाम्पल तो बता दिया कि हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। अब पूछता है कि सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या विशेषता उसमें पाई जाती है ना चीजें। तो अगर बात करें हम, है ना, हम क्या बात कर रहे हैं, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं, है ना, सहसंयोजी अपन जो आगे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाला है सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस की क्या विशेषताएं, विशेषताएं, एक मिनट। देखिए हम चाहते तो इस सब चीज को आपको बोल के भी लिखवा सकते थे, लेकिन देखिए मेरा प्रयास ये रहता है कि हम एक एक चीजों को आपके सामने लिखें, है ना। कॉपी पेस्ट मारने का कोई मतलब नहीं है। हम चाहते तो इसको ऑलरेडी पहले से हम लिख के रख सकते थे, लेकिन उसमें आपको उतना आनंद नहीं आता फिर, ठीक है ना, मजा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है ना। इसलिए हम चीजों को आपके सामने सारी चीजों को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है भाई सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस में। तो सबसे पहला विशेषता देखते चलिए आराम आराम से। तो जो सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो ठोस होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं, यहाँ पे हम बताए थे, यहाँ पे देखिए अवयवी कण, यहाँ अवयवी कण सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए अवयवी कण जो होता है ना, 3 ही हो सकता है, या तो अणु होगा, या परमाणु होगा, या फिर आयन होगा। लेकिन आयन तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आयन जो अवयवी कण होता है वो आयनिक ठोस में होता है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण क्या होता है, आयन होता है। तो सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण क्या होगा, तो इसका अवयवी कण परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु। और जो आगे हम लोग पढ़ेंगे आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तो उसका अवयवी कण अणु होगा। समझ में आ रहा है चीजें, उसका अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा। इसका अवयवी कण क्या होता है, परमाणु होता है। तो सबसे पहला विशेषता तो यही समझ में आ गया कि जो सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं।
सही चीज है, क्योंकि जो कौन सा ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ाए थे हम, किसका अवयवी कण, आयन। तो इसका परमाणु, और इसके आगे हम पढ़ेंगे आणविक। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं आणविक क्रिस्टल, आणविक अणु, है ना। तो इसके अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे। ठीक है चीज है। तो सबसे पहला में तो यही लिखेंगे कि इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण अणु होते हैं, अणु होते हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट भाई क्या समझ में आ रहा है जी, ठीक है, अवयवी कण पहला अणु है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसके जो अवयवी कण है, इनके अवयवी कणों के बीच कौन सा ससंयोजी बंध क्रियाशील होता है। कौन सा बॉन्ड, ससंयोजी बंध, है ना। समझ में आ रहा चीज है ना, कोई दिक्कत। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसके अवयवी कणों के बीच, इसके अवयवी कणों के बीच, इसके अवयवी कणों के बीच, है ना, इसके अवयवी कणों के बीच कौन सा बंध, ससंयोजी बंध। ससंयोजी बंध क्रियाशील, क्रियाशील होता है। सही है। तो जो इसके अवयवी कण होते हैं, किसके किसके ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के, इसके अवयवी कणों के बीच कौन बंध, ससंयोजी बंध क्रियाशील होता है। क्लियर है चीज है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट अगर बात करें अपन, क्या अगर बात करें इसमें तीसरा पॉइंट, तो जो भी आपके पास ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस होगा, कठोर होगा। क्या होगा, कठोर। क्यों कठोर होगा जी, कठोर इसलिए होगा क्योंकि इसके बीच में जो ससंयोजी बंध काम करता है, ससंयोजी बंध काम करता है, वो मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत, है ना, मजबूत होता है। मजबूत होने के चलते इसके अवयवी कण एक दूसरे से टाइटली बंधे होते हैं, और जब टाइटली बंधे होते हैं तो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर के साथ साथ कुछ क्रिस्टल कुछ जो होते हैं, कुछ ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो भंगुर भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये प्रायः कठोर होते हैं। ये मुलायम नहीं होता, इसको दबा नहीं सकते अपन। क्या हीरा समझ रहे हैं ना, हीरा बहुत कठोर होता है, बहुत, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये प्रायः कठोर होते हैं। ये प्रायः क्या होता है, कठोर होते हैं। चौथा, कुछ भंगुर भी होता है। जैसे यहाँ पे बात करें ग्रेफाइट भंगुर होता है। ग्रेफाइट को अगर मारिएगा ना, अगर मान लीजिए ग्रेफाइट रफ को अगर ऊपर से मारिएगा, दाब लगाइएगा ना, चूर चूर हो जाएगा तुरंत है, ठीक है ना। तो कुछ ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, भंगुर भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कुछ ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस भंगुर क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर होते हैं। पांचवा पॉइंट, भंगुर भी होता है कुछ। जैसे भंगुर हम बतावे कि अभी जो ग्रेफाइट है वो भंगुर होता है, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट भी कठोर है, ऐसा नहीं ग्रेफाइट कठोर नहीं है, ग्रेफाइट भी कठोर है, लेकिन कठोर के साथ साथ ही भंगुर भी होता है। सही चीज है। अच्छा, पांचवा पॉइंट में क्या है भाई, अगर हीरा हार्ड है, कठोर है, तो इसका द्रवणांक और क्वथनांक कम होगा का, नहीं। जैसा कि आपको पता है कि हीरा क्या है, हीरा एक बहुत कठोर तत्व होता है, इसका द्रवणांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है।
हीरा को हल्का फुल्का ताप देकर के आप पिघला नहीं सकते हैं, गला नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है भाई हीरा में। समझ में आ रहा चीज है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक या फिर द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, काफी उच्च होता है। किसका? सॉलिड क्रिस्टलीय ठोस का। क्योंकि इसके अवयवी कण पूरा टाइटली बंधे होते हैं भाई, और जब पूरा टाइटली बंधे होते हैं तो इसको अलग करना बहुत दिक्कत है ना, नहीं हो पाता है अलग, है ना। तो पांचवा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक ना अति उच्च होता है। अति उच्च मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, अति उच्च होता है। एक मिनट, अति उच्च होता है, सही है। तो इनका जो द्रवणांक और क्वथनांक होता है वो अति उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ चीजें हैं? हाँ है, और भी चीजें हैं, समझिएगा। अगर आगे अपन बढ़े 6 नंबर पॉइंट पे, 6 नंबर पॉइंट पे अगर आगे बढ़े अपन, क्या है 6 नंबर पॉइंट में, समझिएगा। 6 नंबर पॉइंट क्या है, इसका द्रवणांक क्वथनांक कुछ होगा, अति उच्च होगा। अच्छा, इसका डेंसिटी कम होगा क्या? नहीं जी। इसका द्रवणांक, जब इसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल जो है, हालांकि अंतराण्विक आकर्षण बल ही लगता है यहाँ पे, सर बंद यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन यही क्या है, यही जो है ना, यही है अंतराण्विक आकर्षण बल। यहाँ पे क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण, यही है। तो जिसके यहाँ पे जो अवयवी कण, मतलब अवयवी कण के बीच में जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, या फिर सहसंयोजी बंध जो होता है, पूरा टाइट है, पूरा कसके पकड़ ले है, तो बताइए इसके अवयवी कण पास पास होंगे कि दूर दूर? पास पास होंगे। जैसे मान लीजिए गैस में क्या है, बल बहुत कमजोर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, अवयवी कण इधर उधर पूरा दूर दूर होता है। लेकिन यहाँ पे जब ये फोर्स जो है अवयवी कणों के बीच जो लगने वाला बल है वो बहुत मजबूत है, टाइटली बंधा हुआ है, तो बताइए इसके कण पास पास होंगे। और जब इसके अवयवी कण पास पास होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा। तो जो जो सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, है ना, क्योंकि इनके अवयवी कणों के बीच लगने वाला बल काफी मजबूत होता है, जिसके वजह से इनका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो क्या लेंगे, इनका घनत्व उच्च होता है। इनका घनत्व उच्च होता है। चलिए, इनका घनत्व उच्च होता है। 5 पॉइंट, 6 पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट देखिए, जितने भी सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस है, जितने भी सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस है, सबके सब विद्युत के कुचालक होते हैं, सब होते हैं विद्युत के कुचालक। बस एक ऐसा क्रिस्टलीय ठोस है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस है जो विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है इसमें अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा क्या है, इसका जो अपवाद है, इसका अपवाद है भाई ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस है जो विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है। क्लियर है। अच्छा, एक बात और समझिए, जितने भी सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस हैं, उनका अपवर्तनांक उच्च होता है।
अपवर्तनांक क्या होता है? उच्च। अपवर्तनांक क्या होता है सर? अपवर्तनांक आप समझते हैं, पढ़े होंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे ना कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42, पढ़े होंगे ऑप्टिक्स में, क्लास 10th में पढ़े होंगे, है ना। आप जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42। तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, सॉरी ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस है, उनका अपवर्तनांक क्या है? उच्च होता है। समझ में आ रहा है ना। तो एक पॉइंट और लिख देते हैं कि इनका अपवर्तनांक प्रायः क्या होता है? उच्च होता है। उच्च होता है। इनका अपवर्तनांक प्रायः क्या होता है? उच्च होता है। क्लियर है चीजें। तो ये किसके बारे में रहा? इतना जो इन्फॉर्मेशन रहा, इतना इन्फॉर्मेशन जो ये रहा, किसके बारे में रहा जी? ये रहा ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में भी आई होगी, बेहतरीन समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में उसमें बता दीजिएगा जो भी डाउट रहेगा। ये पूरा क्रिस्टल है किसके बारे में रहा? ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के बारे में रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब देख दो कुछ कुछ चीजें जो है उसको अपन डिस्कस करना जरूरी है ना। उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एक नाम हमने लिया, क्या नाम लिया जी? यहाँ पे नाम लिया हीरा और ग्रेफाइट का। तो कि जो ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है जी। तो हम चाहेंगे इन दोनों को भी थोड़ा सा डिस्कस करना, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है ना, जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाए। तो हम थोड़ा सा इन दोनों को डिस्कस करना चाहेंगे, हीरा और ग्रेफाइट को, ताकि आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो सब डिस्कस करेंगे हीरा को। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं, समझ करने वाले अपन किसके बारे में? हीरा के बारे में, है ना। हम ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण ठोस की, है ना, या ठोस का उदाहरण बोल लीजिए। और ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है सबसे पहले जो है ना वह हीरा। इसको कवर करते हैं पर हीरा। हीरा के अगर बारे में बात किया जाए, हीरा है क्या? तो हीरा जो है ना, हीरा कार्बन का एक अपरूप है। हीरा क्या है? अगर कोई पूछे आपसे हीरा क्या है, तो हीरा कार्बन का ही एक अपरूप होता है ना, जिसका सूत्र CN होता है। CN मतलब बहुत सारा कार्बन इसमें जुड़ा होता है, एकदम श्रृंखला के रूप में, पूरा 3D में बहुत सारा कार्बन जुड़ा होता है इसमें। ठीक है ना, और इसके कार्बन मतलब इसके क्या होता है, इसके कार्बन परमाणु जो है ना एक दूसरे से, इसके द्वारा एक दूसरे से एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, सहसंयोजी क्रिस्टल का अगर उदाहरण है ये, इसके कार्बन परमाणु किससे जुड़े होंगे? एकल सहसंयोजी किससे? बंध से जुड़े होते हैं। तो हीरा का थोड़ा सा अगर डिफिनेशन हम लिखें, हीरा का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि यह कार्बन का एक अपरूप है, यह कार्बन का एक अपरूप है ना, जिसका सूत्र कितना होता है भाई? CN होता है। CN मतलब N, मतलब N कार्बन पूरा जुड़ा हुआ है, N मतलब बहुत सारा कार्बन। ठीक है ना, होता है। इसके कार्बन परमाणु इसके कार्बन परमाणु इसके कार्बन परमाणु परस्पर एक दूसरे से
एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर है जी? तो जो हीरा होता है कार्बन का एक अपरूप है और इसका सूत्र क्या होता है Cn, मतलब n कार्बन पूरा आपस में जुड़े होते हैं और इसके कार्बन परमाणु परस्पर एक दूसरे से किससे एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन बंध द्वारा? एकल बंध द्वारा। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसके स्ट्रक्चर पे बात करें, थोड़ा सा इसकी संरचना पे बात करें तो आराम से देखिएगा। अगर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देखा जाए, हीरा का अगर हीरे की संरचना देखा जाए, हीरे की संरचना अगर देखा जाए, कैसा स्ट्रक्चर है डायमंड का, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो अगर थोड़ा सा हीरे का स्ट्रक्चर देखें, डायमंड का स्ट्रक्चर अगर देखें हम, तो हीरा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे हीरा है, तो देखिए हीरे की संरचना है ना, हीरे की संरचना देखिए हम लोग देखते हैं बढ़िया से, है ना। थोड़ा सा है ना लाइन कट गया था तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, और आपसे देखिएगा आप लोग, है ना, चीजें समझ में आएगी बढ़िया से। इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा बनता है, आप लोग देखिएगा क्या कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, ठीक है, और कार्बन का एक बॉन्ड ऊपर है, सिंपल है जी। अच्छा, बहुत अच्छा। यहां से क्या होगा, यहां से इधर और इधर, इधर और इधर दो कार्बन जुड़ेंगे। मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, है ना, स्ट्रक्चर को, और आप लोग भी साथ साथ बनाइएगा तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला चीजें हैं। यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, ठीक है, जुड़ गया। इसका एक कार्बन जो नीचे है ये खाली रहा ऐसे, सही है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कुछ ऐसा, यहां से क्या हुआ ना, यहां से एक डंडी यूं निकला, एक डंडी यूं निकला, ऐसा कुछ, ठीक है। यहां से एक डंडी कुछ यूं निकला और एक डंडी कुछ यूं निकला, सही है। यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे क्या आया, कार्बन आ गया, सही है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे कार्बन आया, यहाँ पर पे कार्बन आया, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या गया, इससे, है ना, इसके नीचे गया। अब इस कार्बन से और भी डंडियां निकलेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस कार्बन से एक डंडी यूं निकला, एक डंडी यूं निकला, ठीक है, समझ में आ रहा चीज है। एक डंडी नीचे निकला, ठीक है, नीचे भी डंडियां निकलेंगे, है ना। हमको हालांकि इससे मतलब है नहीं, तो हम इसको पारेंगे भी नहीं, है ना, हमको इससे मतलब है। तो यहाँ से क्या हुआ, इस कार्बन से नीचे मुझे एक डंडी निकला, यहाँ से भी इस कार्बन से भी क्या हुआ, नीचे मुझे एक डंडी निकला, और सेम इस कार्बन से भी नीचे मुझे एक डंडी निकला, सही है चीजें। देखिए चीजें बढ़ती चली गई, ठीक है। अब क्या हुआ जी, अब हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा, इसका भी एक कार्बन यहाँ ऐसे रहा, इसका भी एक कार्बन ऐसे रहा, सही है। फिर क्या हुआ, चीजें बढ़ती चली गई, तो फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर यहाँ से इस कार्बन से और यहाँ से इस कार्बन से डंडियां निकली, और दोनों यहाँ पे एक कार्बन से जुड़े, ठीक है। ये चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती चली गई, यहाँ से इस कार्बन से और यहाँ से इस कार्बन से निकली और जुड़े गए, है ना। सेम यहाँ से इस कार्बन से और यहाँ से इस कार्बन से निकले, जुड़े, फिर यहाँ से ये स्ट्रक्चर बना, है ना, फिर यहाँ से ये स्ट्रक्चर बना, यहाँ से, है ना, और इस तरह से संरचना पूरा आगे बढ़ता चला गया। इस तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से पूरा आगे बढ़ता चला गया। क्लियर है चीजें जी, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर पूरे दिखाई दे रहा है आपको, यही है आपका डायमंड, यही आपका क्या, डायमंड। और इसी तरह संरचनाएं बढ़ती चली गई। यहाँ पे जो था, यहाँ पे जो था, यहाँ से फिर सीधा एक कार्बन निकलेगा, सही है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना, यहाँ से फिर आगे यहाँ से संरचनाएं निकलेगी। थोड़ा सा अगर बढ़ाएं तो यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ से फिर वापस कार्बन होगा, ठीक है, और यहाँ कार्बन होगा, और इन दोनों कार्बन से अभी क्या होगा, यहाँ से एक कार्बन निकले संरचना और यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से संरचना आगे बढ़ेगी और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर इससे एक, यहाँ से ई और यहाँ से ई कार्बन से जुड़ जाएगा। फिर सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे कार्बन होगा एक, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, इन नीचे आएगी,
फिर यहाँ से क्या होगा, इन दोनों से एक यहाँ से और यहाँ से कार्बन जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से स्ट्रक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा और इस तरह से स्ट्रक्चर पूरा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, अभी पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है नीचे, इस तरह संरचनाएं जो है ना पूरा बढ़ती चली जाएगी मल्टीपल रूप में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, पूरा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मस्त दिख रहा होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर है डायमंड का। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और क्या बेहतरीन स्ट्रक्चर है, आपको दिख भी रहा होगा एकदम, ठीक है ना। देखिए कॉम्प्लेक्स, ये पूरा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, तो इसको इतना कॉम्प्लेक्स ना बना करके क्या कर दिया जाता है इस चीज को। अब बताइए इतना कॉम्प्लेक्स बनाने में समस्या है कि नहीं है, बिल्कुल समस्या है। पूरा संरचना है, ये डायमंड का संरचना है, ठीक है। तो अब इसको इतना कॉम्प्लेक्स ना बना करके क्या करता है वैज्ञानिक, मतलब जो भी चीजें हैं, जो कहता है ना भाई इतना बड़ा ना बनाओ, बहुत दिक्कत है फिर, है ना, बहुत लोग से बनता भी नहीं है। तो कहता है क्या कि इसको एक काम करते हैं, इसको कुछ नोटेशन दे देते हैं, है ना, मतलब ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा। तो इसको जो है ना, इसी चीज को क्या कर दिया गया, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। इसको क्या कहता है, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट किया गया। कैसे रिप्रेजेंट किया, तो ऐसे को लाइन पार दिया, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। इससे आपको ऐसा अगर लाइन पार दिया गया तो आपको समझ जाना है कि डायमंड है। आप लोग दिख भी रहे होंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इस कार्बन को पकड़िए, यहाँ से ऊपर एक लाइन है, एक लाइन को दिखा रहा है, फिर यहाँ से इधर है, फिर इधर है, फिर एक नीचे भी है। तो इस प्रकार से दिखा दिया जाता है डायमंड के स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। ऐसे खाली पार दिया ना तो समझ जाइए वो डायमंड है। बाकी आप ऐसे पूरा बना सकते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनता है, बहुत बड़ा डायग्राम बनता है, ठीक है। तो ये था अपना डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही यहीं पे रोकेंगे, यहीं पे रोकेंगे क्योंकि समय ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम यहीं से चीज़ों को शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। हम अगले लेक्चर में डायमंड का जो है ना, डायमंड का क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके पास क्या क्या गुण होता है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है डायमंड के पास, इसके गुण को डिस्कस करेंगे। और फिर इसके गुण को डिस्कस करने के बाद, डायमंड के गुण को डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे पढ़ेंगे फिर हम ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जब ग्रेफाइट को पढ़ लेंगे तो ग्रेफाइट को पढ़ने के बाद, है ना, फिर हम लोग अपने अगले ठोस पे आगे प्रोसीड करेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका क्या नाम है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। और वहीं पे हम लोग ध्रुवीय और अध्रुवीय का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। हम बताए थे कि ध्रुवीय अध्रुवीय का कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना, आगे बताएंगे, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करेंगे, ध्रुवीय अध्रुवीय क्या होता है चीजें, है ना। हालांकि हमसे एक क्वेश्चन अभी छूट गया है, लिखवा देना चाहिए था उसको, कि जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, क्यों, है ना। इसका जवाब हमने बता दिया था पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बता दिया था, लेकिन फिर इसको लिखवाए नहीं थे। तो हम प्रयास करेंगे कि जब ये सब खत्म होगा तो इससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसको ऊपर लिखवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहता है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना है, गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक बात और आप लोग ने, एक बात और, जब आप लोग लेक्चर देख लेते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। और इसके साथ साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस चैनल का सपोर्ट हो, है ना, और हम आप लोगों के लिए इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट लेकर के आते रहें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, लेते हैं विदा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।